अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं सो वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में बायोलॉजी की जो डेरिवेशन है, बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है और इसी तरह बायोलॉजी की जो मेजर डिवीज़न है उस पर इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ कि बायोलॉजी की जो डेरिवेशन है, यानी लफ्ज़ बायोलॉजी जो है ये कहाँ से माखूज़ हुआ है, ये है कहाँ से उसकी डेरिवेशन हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड बायोलॉजी जो है यानी लफ्ज़ बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दी टू ग्रीक वर्ड्स, यानी दो ग्रीक अल्फाज से ये उसकी डेरिवेशन हुई है। वो ग्रीक अल्फाज कौन कौन से हैं? एक उसमें से बायोस है विच मीन्स लाइफ, जिसका मतलब होता है ज़िंदगी, एंड जो दूसरा है वो लोगोस है विच मीन्स थॉट, जिसका मतलब होता है थॉट यानी सोच फिक्र, और रीजनिंग या बहस मुबाहिसा करना। ठीक है, इन डेरिवेशन से पता चला कि बायोलॉजी में हम ज़िंदगी के बारे में सोच फिक्र या बहस मुबाहिसा करते हैं, यानी ज़िंदगी के बारे में बहस मुबाहिसा या सिंपली लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बहस मुबाहिसा करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, अब उसकी जो डेफिनेशन है उसकी तरफ आते हैं। बायोलॉजी जो है दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी जो है यानी ज़िंदगी का जो साइंसी मताला है वो हम करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म या ज़िंदगी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यानी जानदार अशिया जो है उसके बारे में। लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही बात है, एंड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक लाइट, फायर, वाटर, etc, यानी जितने भी है और रॉक कंसिडर कर ले या जो भी है एबायोटिक फैक्टर, जो कि क्या करते हैं विच अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं, असर करते हैं किस चीज़ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। यानी सिंपल बात यह है कि हम बायोलॉजी में लाइफ के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और वो तमाम नॉन लिविंग थिंग्स जो कि अफेक्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से नॉन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ उसकी जो 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 यहाँ पे दो टर्म हमने पढ़े कि लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लाइफ का क्या मतलब होता है। लाइफ को अगर देखा जाए, लाइफ जो है सिंपली हम यानी सादा सी अल्फाज में हम लाइफ को ज़िंदगी कहते हैं, लेकिन साइंसी ज़बान में जो है लाइफ जो है उसका एक अलग सा डेफिनेशन है। बेसिकली हम तो सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि लाइफ जो है एक ड्यूरेशन होता है बिटवीन बर्थ एंड डेथ, लेकिन साइंस जो है उसको अलग से ये डिफाइन करता है कि लाइफ हमारे पास एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, जो कि वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है लिविंग थिंग्स को फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। यानी वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो है खसूसियात का वो जो सेट होता है लिविंग थिंग्स को यानी जानदार अशिया को सेपरेट करता है नॉन लिविंग थिंग्स से यानी बेजान अशिया से। अब लेट्स सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ कि ह्यूमन इंसान एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये पेन अगर मैं कंसिडर कर लूँ ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है। अब किस तरह ये जो हमने पढ़ा कि लाइफ जो है वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि डिफरेंशिएट करता है लिविंग थिंग्स को फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग। वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? मिसाल के तौर पर इंसान, अगर आपने एक इंसान को अभी देखा तो वो 1 साल बाद 2 साल बाद वो तब्दील होगा, लेकिन ये पेन इसी तरह का रहेगा। इसी तरह इंसान के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, इंसान के अंदर ग्रोथ होता है, इसलिए उसकी जो शेप है, उसकी जो साइज़ है उसमें तब्दीली आती है। इसी तरह इंसान का जो मेटाबॉलिज्म है यानी केमिकल रिएक्शन इंसान की बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक, ठीक है, लेकिन पैन के अंदर नहीं होते। इसी तरह इंसान के यानी इंसान की बॉडी में या इंसान की बॉडी के बाहर कोई स्टिमुलस आ जाए तो वो उसको रिस्पॉन्स शो करता है, लेकिन एक पेन नहीं दे सकता, एक पेन जो है रिस्पॉन्स शो नहीं करता। इसी तरह मोमेंट, इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है लेकिन एक पेन नहीं जा सकता। इसी तरह रिस्पायरेशन, इंसान के अंदर रिस्पायरेशन हो सकता है लेकिन एक पेन के अंदर नहीं हो सकता। होम्योस्टेसिस, इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस हो सकता है लेकिन एक पेन के अंदर नहीं होता, etc, यानी और भी कैरेक्टर्स है। यही कैरेक्टर्स जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं ये सेपरेट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग से जो कि उसके अंदर नहीं होते, ठीक है। ऐसा सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो कि डिफरेंशिएट करता है लिविंग थिंग को फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग, उसको लाइफ कहा जाता है। ये ह्यूमन चूँकि उसके अंदर है या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये कैरेक्टर्स है, इसीलिए उसको लाइफ या लिविंग थिंग्स हम कह सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा कि बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के साथ साथ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। सो लाइफ को तो मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं आता हूँ कि ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है। सो ऑर्गेनिज्म बेसिकली हम उसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एक लिविंग एंटिटी होता है, ये एक जानदार जिस्म होता है दैट कंसिस्ट ऑफ एदर वन सेल, या तो एक सेल पर मुश्तमिल होता है, यानी या तो उसके अंदर एक सेल होती है, और एक ऑर्गेनिज्म, एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म जो है एक सेल से बना होता है। जिस तरह अगर मैं आपको बताऊं कि बैक्टीरिया जो कि एक सेल से बना होता है, यूग्लिना एक सेल से बना होता है, पेरमीशियम यानी हमारे पास 5 किंगडम है, और 5 किंगडम में से ये जो यानी हमारे पास जो यूनिसेलुलर है, ये हमारे पास किंगडम जो मोनेरा है, और साथ साथ किंगडम प्रोटेस्टा जो है उसमें ये जो यूनिसेलुलर है यानी वन सेल ऑर्गेनिज्म जो है ये उसमें पाए जाते हैं। या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सेवरल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास किंगडम एनिमलिया और प्लांटी और फंजाई इवन के प्रोटेस्टा में भी है। अच्छा, ये तो ऑर्गेनिज्म के बारे में उसका डेफिनेशन था कि ऑर्गेनिज्म हमारे पास लिविंग एंटिटी है, या तो वो एक सेल पर मुश्तमिल है, जो कि मैंने एग्जांपल दिए हैं कि बैक्टीरिया, यूग्लिना और पेरमीशियम, या वो कई सेल पर मुश्तमिल है जो कि प्लांट्स, एनिमल और फंजाई। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो बायोलॉजी है उसका फादर कौन है, किसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये रीज़न भी हमें पेश करनी चाहिए। तो एरिस्टोटल जो है, अरस्तु, वो फादर ऑफ बायोलॉजी है। वाई? व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस? He was the first person because he was the first person to classify all the organism into kingdom names into 2 kingdoms। 2 kingdoms में उन्होंने organisms को डिवाइड किया। उसमें से जो पहला किंगडम था वो था किंगडम प्लांटी, और दूसरा जो किंगडम था वो था किंगडम एनिमलिया। So the plants are classified into herbs, shrubs and trees। ये जो प्लांट्स है उन्होंने क्लासीफाई की थी, यानी उसकी क्लासिफिकेशन उन्होंने की थी, दर्जाबंदी की थी ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में। उन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ये प्लांट्स के जो है ना आप कंसिडर कर ले कि उसकी क्लासिफिकेशन हुई है। हर्ब्स जो है हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं जो कि उसके अंदर वुड्स नहीं होता, सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। और श्रब जो है उससे थोड़े बड़े होते हैं यानी हर्ब से, लेकिन ये भी नॉन वुडी होते हैं। और ट्रीज जो है ये वुडी होते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास स्ट्रिंग से एक यानी और भी ब्रांचेस पैदा होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, जो एनिमल्स थे, चूँकि उन्होंने 2 किंगडम में जानदार को डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था। सो एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट, यानी जहाँ पे वो रहते हैं, यानी एन एक्चुअल प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इसी बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को स्पेशली एनिमल को एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था। उसमें से जो हैबिटाट है, उसमें से जो पहला हैबिटाट है वो है एक्वेटिक और दूसरा है टेरेस्ट्रियल और बोथ। यानी एनिमल्स को उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, यानी एनिमल जो है कुछ या तो एक्वेटिक में रहते हैं और कुछ जो है टेरेस्ट्रियल में, या ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जिस तरह हमारे पास जो एम्फीबियन है जो कि दोनों में रहते हैं। सो एक्वेटिक वो एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे पास यानी पानी के अंदर होते हैं, एक्वा मीन्स वाटर। टेरेस्ट्रियल यानी हमारे पास ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ज़मीन पर रहते हैं, या कुछ ऐसे भी है जो कि दोनों पर रहते हैं, यानी पानी में भी और साथ साथ ज़मीन पर भी। उसको यानी ये जो मैंने बताया कि एम्फीबियन जो है ऐसा ही है, ऐसे ही है। सो एरिस्टोटल जो था उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया था ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उस पर भी उन्होंने बात की। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, कि बॉडी की जो टेम्परेचर है अगर वो यानी जिसका जो बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, सो उसको फिर किस तरह जो है ना बैलेंस किया जाता है। इसी तरह एम्ब्रियोजेनेसिस, किस तरह एक एम्ब्रियो किस तरह बनती है, फिर एम्ब्रियो से किस तरह एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उस पर भी उन्होंने बात की थी। दैट इज़ वाई एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। सो अब बायोलॉजी की मेजर डिवीज़न है, मेजर डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। सो बायोलॉजी की जो मेजर डिवीज़न है वो है 3। सबसे पहले मैं उस बात पर आता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड ब्रांचेस, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए सो बायोलॉजी की 3 मेन डिवीज़न है, ठीक है, मेजर डिवीज़न।
और ब्रांचेस ज़्यादा हैं। तो ये याद रखना कि डिवीज़न जो है ब्रांच से बड़ा होता है, यानी ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है। एक डिवीज़न के अंदर और भी ब्रांचेस होते हैं, यानी डिवीज़न बड़ा होता है, उसके अंदर ज़्यादा इल्म होता है, उसके अंदर ज़्यादा नॉलेज होता है एज ए कम्पेयर टू व्हाट ब्रांच, ठीक है। सो बायोलॉजी के अंदर 3 मेन क्या है, मेजर डिवीज़न है। उसमें से जो पहला डिवीज़न है वो है बॉटनी। सो सबसे पहले मैं बॉटनी की जो डेरिवेशन है उसकी तरफ आता हूँ कि बॉटनी की जो डेरिवेशन है वो जो है कहाँ से हुई है। सो द टर्म बॉटनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स बोटाने, जिसका मतलब होता है प्लांट्स या हर्ब, यानी पौधा या हर्ब, ठीक है। हर्ब भी ज़ाहिर बात है एक प्लांट है। सो अब उसकी जो डेफिनेशन है उसकी तरफ आता हूँ कि बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। यानी हम बॉटनी में क्या पढ़ते हैं, ये साइंसी मुताला है किस चीज़ का, फिजियोलॉजी, यानी फंक्शन के बारे में, यानी प्लांट्स के जितने भी अर्गन है उसकी फंक्शन, इसी तरह स्ट्रक्चर, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसका ढांचा है वो किस तरह का है, जेनेटिक्स, उसके अंदर जो जीन है उसके बारे में, इसी तरह इकोलॉजी, यानी वो जो प्लांट है उसका दूसरे जो प्लांट के साथ रिलेशन क्या है, माहौल के साथ उनका क्या रिलेशन है, ठीक है, उस पर क्या यानी असर करता है वो, प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी क्लासिफिकेशंस, ठीक है। इसी तरह एक प्लांट्स की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है वो हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, फादर ऑफ बॉटनी के जो फादर थे वो कौन थे और क्यों थे। द फादर ऑफ बॉटनी इज व्हाट, थियोफ्राइटस, इज हु, थियोफ्राइटस, यानी बॉटनी के जो बाप थे, बॉटनी का जो फादर था वो क्या था, कौन था, वो थियोफ्रास्टस था। थियोफ्रास्टस इसलिए था यानी ये एक ग्रीक नेचुरलिस्ट थे कि उन्होंने सबसे पहले प्लांट पे बात की, प्लांट के बारे में यानी उसके साथ नॉलेज था, प्लांट पे उन्होंने सबसे पहले रिसर्च किया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ब्रांच है वो है, बल्कि डिवीज़न है नॉट ब्रांच, वो है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का क्या मतलब होता है, उसकी डेरिवेशन कहाँ से हुई है और फिर उसके डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। सो ज़ूलॉजी जो है ये हमारे पास क्या है, 2 वर्ड्स की कम्बिनेशन है। उसमें से जो पहला वर्ड है वो है ज़ोइन, जिसका मतलब होता है एनिमल्स, यानी जानवर, एंड लोगोस विच मीन्स टू स्टडी, यानी नाम से पता चला, डेरिवेशन से पता चला कि ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी की तरफ आता हूँ। सो बायोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ यानी ज़ूलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है विच डील्स अबाउट द एनिमल्स, जो कि एनिमल्स के बारे में बहस मुबाहिजा करते हैं, एंड देयर हैबिटाट्स, जहाँ पे एनिमल्स यानी जानवर रहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर, उस मतलब ये है कि उसके स्ट्रक्चर, एनिमल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, क्लासिफिकेशन यानी उसकी दर्जाबंदी की, उसकी ग्रुपिंग किस तरह हुई है, उसकी नेमिंग किस तरह हुई है, एम्ब्रियोलॉजी यानी एनिमल जो है किस तरह उसकी एम्ब्रियो बनता है, फिर उस एम्ब्रियो से किस तरह एक जानवर बनता है, एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल की जो इवोल्यूशन है यानी उसमें जो तब्दीली विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह आती है, एक्सटेंट स्पीशीज, एनिमल के जो फॉसल यानी जो ऐसे स्पीशीज जो कि वो एक्सटेंट हो चुके हैं, जो कि उस ज़मीन से जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। सो उन तमाम टॉपिक्स को हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, ज़ूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। उन तमाम जो मैंने बताए उसको हम ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में। अच्छा, फादर ऑफ ज़ूलॉजी, एरिस्टोटल को फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एनिमल्स पे, जिस तरह पहले मैंने बताया कि उन्होंने काम किया था एनिमल पे, उन्होंने एनिमल्स को जो है ना एक किंगडम दिया था, और इसी तरह थर्मोरेगुलेशन, और इसी तरह उन्होंने एम्ब्रियोजेनेसिस और दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं उस पर उन्होंने सबसे पहले काम किया था। दैट इज़ वाई हमारे पास जो एरिस्टोटल है उसको फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहा जाता है। अच्छा, अब जो तीसरा मेन जो मेजर डिवीज़न है बायोलॉजी की वो है माइक्रोबायोलॉजी।
सो माइक्रोबायोलॉजी क्या चीज़ है? माइक्रोबायोलॉजी जो है कम्बिनेशन है 3 ग्रीक वर्ड्स का। उसमें से पहला जो वर्ड है वो है माइक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल, बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ यानी ज़िंदगी, एंड लोगोस जिसका मतलब होता है टू स्टडी। यानी नाम से पता चलता है कि माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास क्या है, ये एक ऐसा मेजर डिवीज़न है जिसमें हम अब जो स्मॉल लाइफ है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब स्मॉल लाइफ का क्या मतलब होता है यहाँ पे? सो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी ये बायोलॉजी की वो शाख है इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और उसका मतलब क्या होता है। सो लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ etc, ये कुछ हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि विच वी कैन नॉट सी थ्रू और नेकेड आइज, जो कि हम उसको नेकेड आइज अपनी आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। अब माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप हमारे पास एक ऐसा आला है। पहले माइक्रोस्कोप की जो वर्ड है उसकी तरफ मैं आता हूँ। माइक्रोस्कोप बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स टू सी, यानी माइक्रोस्कोप इज़ क्या, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट विच वी कैन नॉट सी थ्रू और नेकेड आइज। यानी माइक्रोस्कोप हमारे पास एक ऐसा आला है जिसके थ्रू हम ऐसे चीज़ों को देख सकते हैं जो कि हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। सो फादर ऑफ बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कौन थे? सो द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज़ एंटोनी वैन लीeuwenhoek। हमारे पास जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे वो हमारे पास एंटोनी वैन लीeuwenhoek थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको उन्होंने तकरीबन अपने होम मेड माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने स्टडी किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ एनफ फॉर टुडे।